हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन, ठीक है, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देख रहे थे पादप का वर्गीकरण, हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता है, ठीक है। फिर उसका हमने देखा था ये जो पादप वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो ये पादप वर्गीकरण है उसके जो पौधे हैं, ठीक है, वर्गीकरण कर रहे हैं तो आपको सब पौधों का नाम पता होना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, इसलिए हम पादप का नाम देखेंगे, नामकरण देखेंगे, ठीक है। तो पादप के नामकरण को प्लांट नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का स्टार्ट करें, पादप नामकरण, ठीक है। प्लांट नोमेनक्लेचर। तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था पादप वर्गीकरण का, जिसमें हमने उसके वर्गीकरण की बात की थी कि हम पादप को उसके समानता और विषमता के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्ग और समूहों में रखकर उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पादप वर्गीकरण क्यों करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उद्देश्य भी देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि पादप वर्गीकरण करना है तो उसकी इकाई क्या है, इकाई के बारे में बात की थी हमने, यूनिट्स के बारे में बात की थी। यूनिट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और उसका जगत, ठीक है। ये सब हमने यूनिट्स, उसकी इकाई देखे थे, क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण की इकाइयां थी। तो आपको अगर किसी पादप का वर्गीकरण करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है, तो उस पादप का नाम आपको पता होना चाहिए, पादप को क्या कहा जाता है। तो नाम के अनुसार उसके बारे में आपको पता रहेगा कि ये पादप कौन सा है, ये क्या है, ये कैसा है, ठीक है। तो हमें पादप नामकरण की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, ताकि पर्टिकुलर हम उस पादप को, उस पौधों को जान सके, उनको क्या बोलते हैं, उसकी आइडेंटिटी हो, ठीक है। तो पादप नामकरण में प्लांट नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो जो पादप नामकरण है वो क्या है, पादपों को नाम देने की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। उनके नामकरण का एक प्रक्रम है, पौधों को नाम देने का एक प्रक्रम है। तो क्या होता है, जो हमारे पूरे संसार में, हमारे पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेज है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है। सबका अलग अलग लैंग्वेज है, जो मराठी हो मराठी बोलते हैं, ठीक है, जो हिंदू है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे कोई जो मुस्लिम है वो मुस्लिम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी सबकी अलग अलग भाषा है, बोली है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे किसी चीज का नाम हो, चाहे किसी भी का नाम हो, उसमें क्या होता है, उसकी अलग अलग भाषाएं, ऐसा अलग अलग बोली के कारण वो अलग अलग उनको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है या फिर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब होने के कारण, अलग अलग भाषाओं का अलग अलग जगह पे प्रयोग होने के कारण, अलग अलग बोलियों का, लैंग्वेजेस का प्रयोग होने के कारण क्या होता है, किसी के बारे में जानकारी लेने में असुविधा होती है, ठीक है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसको, हमारी असुविधाओं को अच्छा बनाने के लिए, हमें स्टडी करने के लिए क्या किया गया, एक पद्धति बनाई गई, एक वैज्ञानिक पद्धति बनाई गई, मतलब कि पौधों को वैज्ञानिक नाम देने का प्रक्रम ही पादप का नामकरण है, नामकरण कहलाता है, जिसमें पौधों को एक ऐसा नाम दिया जाता है जिस नाम से उसे वर्ल्ड के, विश्व के सभी जगह, सभी कोने में उसको उसी नाम से जाना जाए, ठीक है। तो इस टाइप का नाम बनाया जाता है, मतलब उसे वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है पादप की बात हो चाहे जंतु की बात हो, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह अलग अलग बोलियां बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो एक किसी भी चीज को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है ताकि उस नाम से उसके संसार में, वर्ल्ड में, दुनिया में उसको उसी नाम से जाना जाए, ठीक है। तो पौधों को, पादप को या फिर जीव या जंतु, एनिमल्स को भी अगर हम वैज्ञानिक नाम देने का प्रक्रम नामकरण कहलाएगा उसका, और उसी वैज्ञानिक नाम से पूरे हर जगह उसे उसी नाम से जाना जाता है, जिससे हमें उसको पढ़ने में, उसको स्टडी करने में भी सुविधा हो सके, उसको हम जान सके, ठीक है। तो ये होता है पादप का नामकरण। तो
अभी पादप नामकरण क्या था वो हमने देख लिया। तो इन पादप नामकरण की आवश्यकता पड़ी ताकि हमको उसी पर्टिकुलर नाम से हमको हर जगह उसके बारे में जाना जा सके। तो इसमें आई है द्विनाम पद्धति। ठीक है, कौन सी पद्धति आई? पादप नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो पादप नामकरण के बाद हम देखते हैं द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो पादप के नामकरण की, ठीक है, पादप को, पौधों को या फिर जीव जंतुओं को भी उनको वैज्ञानिक नाम देने का जो प्रक्रम है उसको हम बोलते हैं पादप का नामकरण या फिर द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति मतलब दो नाम दिया जा रहा है। ठीक है, दो नाम से किसी भी जीव का, जंतु का नाम हो या फिर किसी पौधों पादप का नाम हो, उसको दो नाम दिया जा रहा है इस पद्धति के अनुसार, इसलिए इसे द्विनाम पद्धति कहा जा रहा है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति ये हुआ, इसे बायोनोमियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको कैरोलस लिनियस ने दिया था 1753 में। 1753 में जो कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्विनाम पद्धति को समझाया था। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, किसी भी जंतु की बात हो, एनिमल्स की बात हो या फिर पौधों की बात हो, प्लांट्स की बात हो, तो उसे द्विनाम के दो नाम से उसे पहचाना जाता है, उसको वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जिसमें से एक क्या होता है, पहला उसका वंश होता है, दूसरा उसकी जाति होती है, मतलब स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ये होता है द्विनाम पद्धति। अब हम देखते हैं कि द्विनाम पद्धति में होता क्या है। ठीक है, द्विनाम पद्धति में कैसे किसी पौधे को या फिर कैसे किसी जंतु को, कैसे किसी जीव को उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो कुछ उसके स्टेप्स रहते हैं। तो द्विनाम पद्धति मतलब कि दो नाम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला जो होगा वो क्या होगा, वंश होगा, और दूसरा क्या होगा, उसकी जाति होगी। किसी भी जीव की, किसी भी पौधों की बात करें तो क्या है ये द्विनाम पद्धति किसके लिए यूज कर रहे हैं, पादप की जातियों और जीव जंतु की जातियों को नाम देने का प्रक्रम है द्विनाम पद्धति। ठीक है, उनकी जातियों को ही डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें क्या होता है, द्विनाम में जो पहला जो नाम रहता है उसमें जो वंश का होता है, किसी भी पौधे या फिर किसी जाति जो जिस वंश का है उसको पहले लिखा जाता है, और उसकी जाति जो जिस स्पीसीज का है उसको उसके बाद लिखा जाता है। ठीक है, मतलब द्विनाम में उसको दो नाम दे रहे हैं। तो पहला जो है उसका वंश है, किसी पौधे या फिर जंतु का, और दूसरा जो है, दूसरा नाम है उसकी जाति का है, वो स्पीसीज जिसका है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है उसको आप क्या हिंदी में लिखेंगे क्या, इंग्लिश में नहीं। ये जो वैज्ञानिक नाम होता है या तो वो लैटिन भाषा में होगा, लैटिन लैंग्वेज में होगा, या तो वो ग्रीक भाषा का होगा। क्या होगा, लैटिन भाषा या फिर ग्रीक भाषा होगा। ठीक है, तो इसको स्टेप वाइज हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, किस स्टेप इसको लिख लेते हैं। द्विनाम पद्धति में जैसे दो नाम दिए जाते हैं, किसे, पादप या फिर जंतु। ठीक है, जंतु, इसमें क्या होगा, पहला उसके वंश का नाम होगा, जिस वंश का है, जिस जीनस का है वो, और दूसरा नाम उसका जाति होगा। ठीक है, दूसरा उसका जाति होगा, जिस स्पीसीज का होगा वो जिस जाति का है। ठीक है, फिर दूसरा ये जो नाम बनेगा या तो वो लैटिन भाषा का होगा, लैटिन भाषा में होगा, या तो वो ग्रीक भाषा का होगा, ग्रीक लैंग्वेज का होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो हम ऐसे ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा को लिखेंगे उसको सीधे नहीं लिखेंगे, उसे सीधा नहीं लिखा जाता है, उसे थोड़ा तिरछा करके लिखा जाता है। तिरछा लिखा जाता है, तो इसे लिखेंगे तिरछा लिखा जाता है, जिसे बोला जाता है इटैलिसाइज्ड। ठीक है, इटैलिसाइज्ड लिखा जाता है, मतलब कि तिरछा लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लांट लिखा है ना, तो इसको मैंने सीधा लिखा है, तो इसको थोड़ा सा लेटा के थोड़ा तिरछा लिखा जाता है वैज्ञानिक भाषा को, तो इसलिए लिखा है इटैलिसाइज्ड में लिखा जाता है। ठीक है, और होता है हस्त लिपि में इस वैज्ञानिक नाम को किन
नीचे अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है, रेखा खींची जाती है, ठीक है, अंडरलाइन किया जाता है हस्तलिपि में। इसको कुछ अगर वैज्ञानिक नाम हम देते हैं, ठीक है, तो हस्तलिपि में क्या किया जाता है, उसको इनके नीचे एक लकीर खींच दी जाती है, में नीचे लकीर या फिर लाइन खींच दी जाती है। अब क्या है वो कि पहला हम वंश लिखेंगे ना, तो पहला मैंने बताया कि पहले उस जाति या फिर जो पौधा है उसके वंश का नाम लिखते हैं। तो जो वंश का नाम होगा वो क्या होगा, कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल में मतलब कि उसका जो पहला जो वर्ड होगा क्या होगा, कैपिटल में होगा, बड़े अक्षर में होगा, ठीक है। और जो दूसरा उसका जाति होगा वंश का नाम, ठीक है, और जो जाति का नाम होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, उसका स्टार्टिंग ही स्मॉल लेटर से होगा। ठीक है, नाम ज्यादा लंबा नहीं होगा, द्विनाम पद्धति का यूज करके, जैसे पढ़ने में सुविधा हो, पढ़ने में, उसका उच्चारण करने में, ठीक है। और क्या होगा इसमें, जो अगर जिस पौधे या फिर जिस जीव जंतु का किसी साइंटिस्ट ने उसका वर्णन किया है या फिर किसी साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया कि ये पौधा इस नाम से जाना जाएगा या फिर ये पौधा ऐसा ऐसा है, उसका वर्णन किया है, तो उसका नाम लिखा जाता है उसके पूरे नाम के बाद, जैसे कि वंश और जाति लिखने के बाद जिस साइंटिस्ट ने अगर उस पौधे को डिस्क्राइब किया है, फिर उस पौधे का नाम दिया है, तो उस साइंटिस्ट का नाम या फिर पूरा लिखा जाता है या फिर संक्षिप्त में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 8th पॉइंट में लिख सकते हैं कि जिसने उसे डिस्क्राइब किया उसके लेखक बोल सकते हैं, लेखक का नाम बोल दो, उसके नाम के अंत में लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, मतलब कि जिसने उस पौधे को दिया है या फिर जिस जीव जंतु को डिस्क्राइब किया है उसका नाम। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अराचिस हाइपोजिया एल, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक नाम है आर्चिस हाइपोजिया एल, इसमें है कि कैरोलस लिनियस, एल से लिनियस, तो लिनियस ने दिया था इस नाम को, इस वैज्ञानिक नाम को, इसलिए उसको लिनियस बोल रहे हैं, एल से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारा जो 8th पॉइंट है कि जो लेखक का नाम मतलब कि जिसने अगर किसी पौधे का हम नामकरण कर रहे हैं तो उस पौधे को मान लो लिनियस ने दिया है, ठीक है। तो पौधों का नाम लिनियस ने दिया है, तो उसका वंश और जाति लिखने के बाद उसका नामकरण कर रहे हैं, तो वंश और जाति लिखने के बाद उसका लिनियस का एल लिख देंगे, क्योंकि इसको किसने दिया उससे पता चलेगा कि इस साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति, पादप नामकरण मतलब कि हम पौधों को उसके बारे में जानकारी लेना है, अगर उसको वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो पौधों की आइडेंटिटी हमें मालूम होनी चाहिए कि पौधा क्या है, कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए पादप नामकरण की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो पादप नामकरण, हमको पादप के बारे में जानना है, तो उसको अलग अलग लैंग्वेज होने के कारण हमें असुविधा हो रही थी उनको पहचानने में, जानने में। तो क्या हुआ, उसको सब एक ही नाम से सब जगह जाना जाए, हर जगह, इसलिए उसको वैज्ञानिक नाम दिया गया, ठीक है, ताकि पर्टिकुलर नेम से उसको हर जगह जाना जाए। तो उसको पौधे या फिर जीव जंतुओं को उसे वैज्ञानिक नाम देने का जो प्रक्रम है वो पादप नामकरण का है। तो जो द्विनाम पद्धति, इसमें बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल बोलो या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद्धति है, जिससे हम उन्हें पौधों को बात करें या फिर जीव जंतुओं को, उसको वैज्ञानिक नाम दिया गया है द्विनाम पद्धति से, ठीक है। बाइनोमियल से किसी भी जीव जंतु को उनको नामकरण मिला गया है, वैज्ञानिक नाम देने का प्रक्रम है द्विनाम पद्धति। ये बहुत अधिक प्रचलित और अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। जो द्विनाम पद्धति हो क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध पद्धति है। इसको सबसे पहले जो
डिस्क्राइब किया था द्विनाम पद्धति को, तो वो था कैरोलस लिनियस ने 1753 में। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति से ही क्लियर हो रहा होगा इस नाम से कि द्विनाम, दो नाम दिया जाता है किसी भी पौधों को या फिर जंतुओं को, उनको समझने के लिए, उनको पहचानने के लिए। तो द्विनाम पद्धति में क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं किसी को भी नामकरण करने के लिए, मतलब कि किसी को नाम देने के लिए, वो स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहला है पादप या फिर जंतु, दोनों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, दोनों में से द्विनाम मतलब कि जो पहला उसका नाम होगा वो क्या होगा, उसके वंश का होगा कि वो कौन से वंश से बिलोंग करता है, कौन से वंश का है, और दूसरा जो नाम होगा उसकी स्पीसीज का होगा, उसकी जाति का होगा कि कौन सी जाति का है। ठीक है, चाहे पादप हो चाहे वो जंतु हो, दोनों में ये रूल होगा। दूसरा क्या होगा, ये जो अब वैज्ञानिक भाषा, जो हम वैज्ञानिक नामकरण जो कर रहे हैं उस वो क्या होगा, या तो लैटिन भाषा का होगा, लैटिन लैंग्वेज का होगा, या तो वो ग्रीक भाषा में होगा, ग्रीक लैंग्वेज का होगा। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि उसे तिरछा लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे पादप नामकरण लिखा है, प्लांट लिखा है ना, तो उसको मैंने सीधा लिखा है, तो उसको हमने तिरछा मतलब लेटा के लिखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इटैलिसाइज्ड। ठीक है, जो वैज्ञानिक नाम पौधों को मिला जाता है, जंतुओं को मिला जाता है, क्या होता है, तिरछा लिखा जाता है, इटैलिसाइज्ड में होता है। फोर्थ मैंने लिखा है कि हस्तलिपि में नीचे लकीर, अब वैज्ञानिक नाम दिए तो उसके नीचे लकीर अंडरलाइन कर दिया जाता है। अब वंश का नाम पहले लिख रहे हैं और जाति का नाम बाद में लिख रहे हैं, मतलब जीनस पहले है और स्पीसीज बाद में है। तो वंश को पहले हम लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, उसका जो पहला लेटर होगा उसको कैपिटल में लिखेंगे, मतलब बड़े अक्षर से लिखेंगे। और जो जाति है, जो अगला पॉइंट है, जाति का नाम किसमें, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते थे, उसका पहला लेटर भी स्मॉल में ही होगा। ठीक है, और क्या लिखा है कि अब ये जो वैज्ञानिक नाम है उसको ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए जिससे हमको पढ़ने में असुविधा होगी, उसको बोलने में, उच्चारण करने में कठिनता होगी, इसलिए उसको ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए द्विनाम पद्धति से। 8th मैंने लिखा है कि जो लेखक का नाम, लेखक का नाम यहाँ बोलने का मीन्स है कि अगर किसी पौधों को या फिर किसी पौधे को, मतलब या किसी जीव जंतु को किसी साइंटिस्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने डिस्क्राइब किया कि ये पौधा ये है, ठीक है, इसको कुछ डिस्क्राइब कर दिया, इसका वर्णन कर दिया, तो उस पौधे को उस साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक के नाम से जाना जाएगा। क्या किया जाएगा, जब उसका नामकरण करेंगे इस टाइप के पौधों को, तो उसका तो वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, फिर लास्ट में उस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे जिसने उसको डिस्क्राइब किया है या फिर जिसने उसको नाम दिया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, ठीक है, एग्जाम्पल में बताया आर्चिस हाइपोजिया एल, ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम है। एल जो है वो लिनियस, लिनियस ने इस नाम को, वैज्ञानिक नाम को दिया था, इसका वर्णन किया था, इसलिए लिनियस उसका साइंटिस्ट का नाम है, तो ऐसे उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये द्विनाम पद्धति के स्टेप्स हैं। तो जो पादप नामकरण है किसी भी पौधों का या फिर किसी भी जंतु का हो, तो उसको नाम देने की प्रक्रिया है, वैज्ञानिक नाम देने का प्रक्रम है। ठीक है, जिससे हम उसी नाम से उसको कहीं भी जानकारी मिल सके, उसी नाम से उसे जाना जा सके। ठीक है, तो इस स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी पौधे या फिर जंतुओं का हम नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं द्विनाम पद्धति के लाभ, एडवांटेज देखते हैं द्विनाम पद्धति के। तो हम देख रहे थे द्विनाम पद्धति के लाभ देखते, ठीक है, इस द्विनाम पद्धति से, बायोनोमियल से क्या हमें लाभ है, क्या इससे एडवांटेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द्विनाम पद्धति के लाभ, एडवांटेज। ठीक है, कि इस नामकरण करने से हमें क्या एडवांटेज है, क्या हमें पता चल रहा है। तो द्विनाम पद्धति के हम लाभ देख रहे हैं। एडवांटेज तो द्विनाम पद्धति से क्या है, जैसे मैंने बताया कि विश्व भर में एक ही नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, एक ही नाम से, तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा विश्व भर में समान वैज्ञानिक नाम। क्या एडवांटेज है हमको,
द्विनाम पद्धति हम पढ़ रहे हैं ना, किसी भी पौधे को किसी पौधे या जीव जंतु का नामकरण हम इस पद्धति से कर रहे हैं। द्विनाम पद्धति क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एक प्रचलित और एक प्रसिद्ध पद्धति है, ठीक है। तो इस पद्धति का उपयोग करके हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या एडवांटेज हो रहा है कि इस टाइप के जो हम वैज्ञानिक नाम किसी को दे रहे हैं इसके जरिए, तो विश्व भर में पूरे संसार में उसी समान नाम से उसको पर्टिकुलर जाना जाएगा, उसके बारे में उसी नाम से जानकारी मिली जाएगी, तो हमारे स्टडी के लिए, हमें उसको जानने के लिए सुविधा होगी, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि विश्व भर में समान वैज्ञानिक नाम होगा, ठीक है। दूसरा, संबंध बताने में, अब क्या है कि संबंध बताने में अगर किसी को हम उसको वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं तो वो पौधा किस टाइप का है, किससे संबंधित है, तो उसका नेचर ही बेसिकली हमें पता चलेगा, तो उसका संबंध बताने में वो हमें सुविधा होगी, द्विनाम पद्धति से लाभ होगा, ठीक है। संक्षिप्त एक उसका लाभ होगा, मतलब कि संक्षिप्त जानकारी या फिर संक्षिप्त नाम लिख लो, ठीक है। संक्षिप्त मतलब कि आप किसी भी जंतु की बात हो, पौधों की बात हो, तो उसके वंश और जाति से डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका नाम देके उसे पर्टिकुलर उस वैज्ञानिक नाम में वंश और उसकी जाति हो रही है, तो उसको संक्षिप्त में हम उसको बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये कैसा पौधा है, ये क्या है, या फिर किस टाइप का जंतु है, ठीक है। लैटिन भाषा का सर्वमान्य नाम में वैज्ञानिक भाषा के लिए या तो लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का यूज हो रहा है, या तो ग्रीक भाषा का यूज हो रहा है, ग्रीक भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, लैटिन भाषा का सर्वमान्य नाम हो जाएगा, ठीक है। लैटिन भाषा का यूज से सर्वमान्य उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, किसी को भी डिस्क्राइब करें तो उसके गुणों की अभिव्यक्ति होगी, द्विनाम पद्धति से क्या होगी, गुणों की अभिव्यक्ति, ठीक है। गुणों की अभिव्यक्ति मतलब जैसे कि फिर मैंने आपको बताया ही है कि जो उसका वंश होता है और उसकी जाति से डिस्क्राइब किया जाता है उसके वैज्ञानिक नाम, ठीक है। वैज्ञानिक नाम मतलब उसके वंश और जाति रहती है, तो उससे हम, अगर हमको किसी का वंश और जाति पता है तो उस वंश के या फिर उस जाति के लक्षण हमें पता चल जाएंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स है, इस टाइप के पौधों का या फिर इस टाइप के जीव का, या फिर उसके गुणों के बारे में हमें पता चलेगा। तो द्विनाम पद्धति में उसके किसी भी पौधे या फिर जंतुओं के गुणों की अभिव्यक्ति होती है। तो जैसे हमने द्विनाम पद्धति पढ़ा, मतलब कि द्विनाम पद्धति एक पद्धति है जिसमें हम किसी का नामकरण कर रहे हैं, किसी को एक वैज्ञानिक नाम देने का प्रक्रम है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रचलित पद्धति है, ठीक है। तो इसका क्या क्या लाभ है, इस पद्धति से हमें क्या क्या एडवांटेज है जो मैंने लिखे हैं। पॉइंट 1 है, विश्व भर में समान वैज्ञानिक नाम। समान वैज्ञानिक नाम मतलब कि एक नाम से जो वैज्ञानिक नाम उसे दिया गया है उससे सभी जगह उसी नाम से जाना जाएगा, उसे उसी नाम से पुकारा जाएगा। उसे संबंध बताने में, तो उसका संबंध मतलब कि कैसा टाइप का है, उसे क्या संबंधित है, उसका रिलेशन भी पता चलता है, संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है उसके नाम से, उसके वैज्ञानिक नाम से, उसके बारे में। लैटिन भाषा का यूज होता है वैज्ञानिक नाम के लिए, इसलिए लैटिन भाषा का सर्वमान्य नाम हो जाता है। और उसके गुणों की अभिव्यक्ति मतलब उसके वंश और जाति उसका वैज्ञानिक नाम में यूज होता है, इसलिए उस वंश और जाति से हमें उसके गुण, लक्षण, ये सब के बारे में भी जानकारी हो जाती है कि उसमें क्या क्या, किस वंश का है, किस जाति का है, तो उसके बारे में हमें एक नॉलेज हो जाता है। तो ये द्विनाम पद्धति के लाभ थे, एडवांटेज थे, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं त्रिनाम पद्धति, ठीक है। अब देखते हैं त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति क्या होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर,
क्लचर, ठीक है। त्रिनाम पद्धति मतलब कि किसी भी अगर पौधे को या फिर किसी भी जंतु को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं, उसका नामकरण कर रहे हैं, तो उसमें 3 नाम होंगे, ठीक है, त्रिनाम होगा। बेसिकली जनरली ये उसके लिए यूज किया जाता है जिसमें कुछ जिसकी उपजातियों के बारे में बात की जाती है, जिसमें उपजातियां होती हैं जिसकी, उसको त्रिनाम पद्धति उसका यूज किया जाता है, जिसमें 3 नाम उसको दिए जाते हैं। तो जो तीसरा नाम होता है वो उसके वैरायटी का होगा या फिर उपजाति को वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। हमने द्विनाम पद्धति है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण पद्धति है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली पद्धति है। जनरली इसी पद्धति का उपयोग होता है नामकरण के लिए। बट जो त्रिनाम पद्धति है, ट्राइनोमियल है, वो होता है अगर किसी का उपजाति की बात आती है, चाहे पौधों की उपजाति की बात होती है, किसी की भी जंतु की उपजाति की बात होती है, तो उपजाति जहां आती है वहाँ त्रिनाम पद्धति का यूज किया जाता है, ट्राइनोमियल का यूज किया जाता है। तो उसे 3 नाम से उसको नामकरण किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए त्रिनाम पद्धति है। इसमें क्या होता है, तो तीसरा नाम जो होता है, पहला तो वंश था, दूसरा जाति, और जो तीसरा नाम होता है वो उसके वैरायटी मतलब कि उसकी उपजाति को डिस्क्राइब करता है। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, पत्ता गोभी, ठीक है। पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम किया गया तो वो था ब्रैसिका ओलेरेसिया, और वैरायटी लिख लो ब्रैसिका ओलेरेसिया, वैरायटी कैपिटाटा। कैपिटाटा, ठीक है। तो पत्ता गोभी का ब्रैसिका ओलेरेसिया, वैरायटी उसका क्या हो जाएगा, कैपिटाटा हो जाएगा। वैरायटी क्या है, कैपिटाटा। और वैसे ही फूल गोभी का लिखा जाए तो वो होगा ब्रैसिका ओलेरेसिया और वैरायटी बोट्राइटिस, ठीक है। त्रिनाम पद्धति मीन्स ट्राइनोमियल, 3 नाम से किसी के पौधों को डिस्क्राइब किए जा रहे हैं जिसमें उपजातियां पाई जाती है, जिसकी वैरायटी पाई जाती है, उसमें त्रिनाम पद्धति का उपयोग होता है, यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया पत्ता गोभी और फूल गोभी, दोनों गोभी हैं, दोनों एक ही वंश से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों के वंश भी एक हैं, दोनों की जाति मीन्स स्पीसीज भी एक है। अब क्या होता है, दोनों अलग है, मतलब वो पत्ता गोभी है, फूल गोभी, तो इसमें उपजातियां देखने को मिली, तो दोनों को अलग डिस्क्राइब करने के लिए, दोनों का नामकरण अलग करने के लिए क्या किया, उसकी वैरायटी लिखी जाती है, उसकी उपजाति लिखी जाती है। जैसे इसका क्या है, ब्रैसिका क्या है, ब्रैसिका उसको क्या है, ब्रैसिका उसका वंश है, मतलब जीनस है, और ओलेरेसिया क्या है, उसका जाति स्पीसीज है। अब इसका भी क्या है, फूल गोभी का ब्रैसिका वंश है और ओलेरेसिया क्या है, उसकी जाति स्पीसीज है, ठीक है। तो अब दोनों सेम है, दोनों की वंश जाति सेम है, अब दोनों का नामकरण अलग होगा क्योंकि दोनों ही अलग है, तो उसमें वैरायटी उसकी उपजाति को भी मेंशन किया जाता है। तो वैरायटी क्या है इसकी, कैपिटाटा, पत्ता गोभी क्या है, उपजाति कैपिटाटा, और फूल गोभी को बोलेंगे बोट्राइटिस, ठीक है। तो ये उसमें डिफरेंस होता है। तो जो तीसरा नाम होता है, ठीक है, जो तीसरा नाम होता है उसको भी स्मॉल में ही लिखा जाता है, जाति की तरह, जाति की तरह ही। जैसे स्पीसीज को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे द्विनाम पद्धति में हमने पढ़ा है कि जो सिर्फ वंश का जो वंश ही उसका कैपिटल लेटर में होगा, बाकी जो जाति होगी वो स्मॉल लेटर में होगी, ठीक है। और वंश की जाति की तरह, स्पीसीज की तरह भी जो तीसरा नाम है उसकी वैरायटी का, उसकी उपजाति का, वो भी क्या होगा, कैपिटल में ही होगा, ठीक है। तो ये भी था त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति ट्राइनोमियल तभी यूज करेंगे जब किसी पौधों की या फिर किसी की भी उपजाति के बारे में हो, उपजाति के बारे में उसका नामकरण कर रहे हो, तब इसका त्रिनाम पद्धति ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज होता है, जिसमें
तीसरा जो होता है उसको उपजाति को या फिर उसके वैरायटी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये त्रिनाम पद्धति थे। तो हमने पादप का नामकरण, प्लांट नोमेनक्लेचर को भी देखा कि पादप का नामकरण क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है। उसमें द्विनाम पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रचलित पद्धति है। उसके इतने सारे जो स्टेप्स थे, किसी भी पौधे जंतु को कैसे वैज्ञानिक नाम दिया गया, तो उसके स्टेप्स मैंने बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि द्विनाम पद्धति के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है, द्विनाम पद्धति को कंप्लीट करने के बाद हमने देखा कि त्रिनाम पद्धति भी होता है, जब उसकी उपजाति को डिस्क्राइब करना रहता है। ठीक है, तब हमने त्रिनाम पद्धति ट्राइनोमियल देखा, जो तीसरा नाम रहता है वो क्या होता है, उसकी उपजाति का या फिर वैरायटी का होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख के भी हमने देख लिया। तो पादप नामकरण यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।